हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपनी बसंत पाठ्य पुस्तक के जो पाठ के वीडियो बनाने का हमने एक क्रम शुरू किया है। उसमें हम पहला पाठ हमारा पूर्ण हो चुका है और आज हम पाठ 2, जिस पाठ का नाम है बचपन, ठीक है, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। ये देखिए आपके सामने एक बूढ़ी दादी जैसा जो फोटो आ रहा है, ये खुद लेखिका हैं जिनका नाम है कृष्णा सोबती। आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के दिनों के बारे में हमारे सामने लेख प्रस्तुत किया है कि किस तरह से वो अपने बचपन में रहती थी, क्या खाते थे, क्या पीते थे और किस तरह के कपड़े पहनते थे। साथ ही बचपन के दिन उनके कहाँ कहाँ बीते। उनके बचपन के दिनों को पढ़ते हुए हमें अपने खुद के बचपन के दिन याद आएंगे, है ना। और तुम भी जानोगे कि जैसा हम आजकल आप लोग अब बचपन में जी रहे हो, ऐसे ही लेखिका ने भी अपने बचपन के दिनों को जिया था। तो चलिए आज हम इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पाठ को शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है। देखिए ये जो पाठ है, इसमें देखो कुछ बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो जैसे आप भी मस्ती करते हो, है ना। इसमें तो मक्खन लीला वाला वो कर रहे हैं कि मटकी तोड़ने का, है ना। और लेखिका भी इस तरह से अपने बचपन में अपने भाई बहनों के साथ बहुत मस्ती करती थी, है ना। नए नए खेल खेलना, बाहर घूमने जाना, आइसक्रीम खाना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहना। ये सभी प्रसंग हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, हैं? बड़ी बुआ भी या बड़ी मौसी भी। यानी लेखिका कह रही हैं कि मेरी इतनी उम्र है कि आपके घरों में जो किसी की दादी होगी, किसी की नानी होगी या बुआ या मौसी भी होगी, तो उनके बराबर की उम्र की मैं हो चुकी हूँ। और परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कह करके ही पुकारते हैं। इस नाम से, जीजी कह के। अब इन दिनों में कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। शताब्दी जानते हो बच्चों, शताब्दी होता है 100 वर्षों का एक समय काल। जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, शताब्दी। अब लेखिका कह रही कि मैं पहले तो बच्ची थी, तब बचपन में अलग तरह से रहती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मेरे खाने पीने का, कपड़े पहनने का, बोल चाल का ये सारा ढंग बदल चुका है। वो कह रही हैं कि मेरे पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, लेकिन अब ऐसा मन करता है कि सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहनूं। गहरे नहीं, हल्के रंग के। मैंने पहले कई तरह की पोशाकें पहनी है। पहले फ्रॉक पहनी है, फिर निक्कर वॉकर, है ना, फिर स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने का ही मन करता है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक भी मैंने पहना है, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ वाले कपड़े पहने हैं। इसके बाद जैसे देखो हमने इस पाठ में और देख रहे हैं कि लेखिका ने अपने बहुत तरह के रंग बिरंगे कपड़ों को और यहाँ तक कि अपनी चोटी में लगाने वाले छोटे छोटे कपड़ों और रुमालों को भी वर्णन किया है। आगे लेखिका कह रही है कि फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का भी चलन था। चलन का मतलब होता है फैशन। लेमन कलर का, लेमन कलर जानते हो, लेमन यानी नींबू, कलर यानी रंग। तो नींबू के रंग जैसा बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे भर टंकी थी, है ना, वो मुझे बहुत पसंद था। इसके साथ ही 2 ट्यूनिक, ये भी एक कपड़ों का प्रकार है। वो बताती हैं कि मुझे याद है एक चॉकलेट रंग का था और एक अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। हाँ, बच्चों को भी कई कपड़े ऐसे होते होंगे ना जो बहुत पसंद होते होंगे,
और उसको फट जाना, थोड़ा सा फट भी गया ना तो भी आपको उतारने का मन नहीं करता होगा, बार बार पहनने का मन करता होगा। लेखिका आगे कहती हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, क्योंकि हमें अपने काम करने की प्रैक्टिस शुरू करवाई जा रही थी कि बच्चे छोटे छोटे काम अभी से करना शुरू करेंगे तभी जा करके वो स्वावलंबी बनेंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते हैं, यानी बच्चे हम इतवार यानी रविवार के दिन सभी अपने अपने छोटे छोटे जो कपड़े जैसे कि मोजे हो गए, रुमाल वगैरह हो गए, उनको हम खुद ही धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते या कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि नई तरह की चमक आ जाती है। और मेरे जूते पहले की बजाय अब आरामदायक हो गए हैं। हमें जब भी नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। आप भी देखते हो ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे मम्मी पापा जो भी नए जूते वगैरह लाते, अगर कहीं से भी वो पैर में टच करता है ना, तो वहाँ पे छाला सा हो जाता है ना। तो फिर जब लेखिका के साथ भी ऐसा होता था तो वहाँ उनके लिए वहाँ पे दवाई भी लगाई जाती थी। जब कभी हम लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजों के अंदर, यदि पैर में कहीं पर जूता काटता है ना तो छाला लगने का डर होता कि छाला हो जाएगा। इस वजह से हम अपने जूते के अंदर थोड़ी सी रुई भी घुसा लेते थे, है ना। अब देखो, हमारे और आपके, लेखिका कह रही है हमारे यानी खुद लेखिका अपने बारे में बता रही है, और यानी आप बच्चों के बारे में कह रही है कि आपके और हमारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। वो कह रही है कि हमें हर शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, है ना। ये जैतून का तेल होता है ना, मतलब सॉरी, हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था। शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़ रहे थे, उन्हें देखते ही मितली यानी उल्टी आने का सा अनुभव होता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हमने पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। यानी लेखिका अपने मतलब रेगुलर रूप में बीमार ना पड़े, इसके लिए उनको कैस्टर ऑयल हर शनिवार को दिया जाता था। इसके बाद आगे बताती हैं कि हमें उन दिनों हमारे घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं था। यानी वो पुराने ज़माने में इस समय रेडियो और टेलीविज़न होते ही नहीं थे। लोगों के बड़े बड़े जो पैसे वाले होते थे उन लोगों के घरों में ये देखने को ही मिलते थे। हमारे समय में बचपन में कुल्फ़ी ज़्यादातर मिला करती थी, और वो आजकल की क्या हो गई है, जो आप खाते हो ये आइसक्रीम हो गई है। इसके साथ ही हमारे खाने पीने में भी बहुत बदलाव हो चुका है। जैसे पहले हमें अपने बचपन में नाश्ते के रूप में कचौड़ी समोसा वगैरह मिलती थी, वो आजकल की पैटीज में बदल गई है। सहतूत और फाल से जिस तरह के फल हम अपने हाथों से तोड़ तोड़ कर खाते थे, है ना, उसकी जगह आजकल के बच्चे क्या पीते हैं, कोक या पेप्सी पीते हैं। पहले इस तरह का कुछ भी नहीं मिलता था, है ना। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्ट्रा की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब बच्चों को कहते हैं ना कि जाओ दूध लेके आओ, दूध का पैकेट ले आओ या ब्रेड ले आओ, तो इस तरह से हमें भी बचपन में शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने का काम होता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से उतरते और मॉल पर पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर, है ना, जहाँ पे वो ब्रेड पेस्ट्री वगैरह मिलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कन्फेक्शनरी शॉप। तो वहाँ के काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है हमें। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट रहती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। क्यों? क्योंकि मैं चॉकलेट वगैरह तो खरीद लेती, लेकिन उनको कभी खड़े खड़े नहीं खाती, घर ला करके उनको अपने साइन बोर्ड पर रख देती थी
और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट करके मजा ले लेके खाती। मुझे शिमला के काफल, जो शिमला का एक फल है, वो बहुत याद आता है, जो खट्टा मीठा होता था, एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोच करके ही मुंह में अब पानी भराए, ऐसा वो काफल होता था। चेस्टनट और एक गजब की चीज, आग पर भुने जाते, फिर छिलके उतार करके मुंह में खाए जाते थे। हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गई कि चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन बहुत ही अच्छा लगता था। उसमें जो पुड़िया थी, वो आज भी मुझे याद आती है कि उस पुड़िया में हाथ का बने हुए चना जोर गरम का अलग ही कमाल होता था। नीचे से तिरछी लपेटी हुई, ऊपर से इतनी चौड़ी होती थी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। देखिए बच्चों, शायद आपको भी देखा होगा कि इस तरह से देखो, एक कीपनुमा कई जगह देखा होगा, ये जो चना जोरगम वाला होता है, ये आइसक्रीम कोन टाइप में कागज का बना के रखते हो, उसमें ना चना जोरगम भर देते हैं अंदर तक, है ना। ऊपर से उसमें मसाला नींबू वगैरह डाल देते हैं, तो वो खाने में वो टेस्टी लगता है, आज भी मिलता है खैर वो तो लेखिका बताती हैं कि हमारे ज़माने में जो चना जोरगरम मिलता था, वो बहुत ही अच्छा हमें लगता था। और साथ ही उस वक्त एक गाना भी चला था फिल्म का कि चना जोर गरम बाबू, मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, है ना। ये एक फिल्म में है गाना है। तो उस गाने को गाते गाते हम चना जोर गरम का मज़ा लेते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, क्योंकि उनको तेज मसाले अच्छे लगते थे, है ना। और एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते, और कदम बढ़ाने के साथ ही हम पूरा गिरजा जो मैदान है उसको घूम लेते, यानी एक ग्राउंड में घूमते घूमते हम खाते रहते। छुटपन में हमने शिमला पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जरूर जाता है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर समझते। कमतर का मतलब होता है अपने से कमजोर समझना, है ना। हमें उनके ऊपर बड़ी हंसी आती है, इन घोड़ों के ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे ननिहाल के घोड़े तो खूब हंस खूबसूरत होते, हष्ट-पुष्ट होते, और यहाँ के घोड़े हमें मरे-मरे से दुबले पतले से दिखते थे। इस वजह से हमें उन्हें देख करके हंसी आती थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाते, सामने जाखू का पहाड़ था, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती, तो उनकी गूंज जो होती थी घंटियों की, वो दूर दूर तक फैल जाती। इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं ऐसा लगता कि मानो कि वही हमारे हमसे कुछ कह रहे हो। सामने क्या दिखते हैं? आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं, दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे हैं, और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं, है ना। यानी शाम होते होते सबके घरों में जब वहां लाइटें जलना शुरू हो जाती थी, तो ऐसा लगता कि मानो कि छोटे छोटे दिए टिमटिमा रहे हों। रिज पर घर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, लोग जब शाम को घूमने निकलते, तो वहां लोगों की भीड़ का जो शोरगुल होता, उसको देख करके मन में एक अलग ही रोमांच पैदा होता। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ये एक बच्चों की ट्रेन थी, है ना, छोटे छोटे डिब्बे वाली ट्रेन, जिसमें एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूरी पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। आप भी दौड़ते होंगे ना, ये कोई छत पे जैसे किसी हवाई जहाज की आवाज आती है ना, तो सब देखने दौड़ते होंगे। हम क्या देखते कि हमें जो हवाई जहाज है, ऐसा लगता कि एक बड़ा भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैला करके, है ना, और वो इतनी तेज से दौड़ रहा है कि थोड़ी देर में ही गायब हो जाएगा। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी, जो मुझे आज तक भी नहीं भूली हूँ उसको। वो दुकान थी मेरा जहाँ पर पहला चश्मा बना था, यानी आंखों के डॉक्टर का एक जो दुकान थी, जो चश्मे भी लगाते थे, उस दुकान को मुझे आज भी याद है।
वो डॉक्टर एक अंग्रेज थे, है ना। मुझे शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते डॉक्टर कि इसकी आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। ऐनक जानते हो चश्मे को क्या बोलते हैं? ऐनक। वो कहते कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगे तो ऐनक उतर जाएगी। लेकिन जैसा मुझे डॉक्टर कहते वही मैं उसको दोहराती। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो उतरा नहीं, बस नंबर कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़ करके रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा? यानी कि नंबर मेरा बढ़ता ही गया। तो मेरा बड़ा भाई मुझसे कहता था, चचेरा भाई थे, कि देखो देखो ये चश्मे में कैसी लग रही है ना। और आपस में भाई बहन एक दूसरे को चिढ़ाते ना, तो उसका भाई भी उसको चढ़ा करके कहता, देखो ये कैसी लग रही है। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सुझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उसके ऊपर एक कविता बना करके वो उसको चिढ़ाने का काम करते थे, है ना। अब लेखिका को गुस्सा आ जाता था बचपन में, तो वो कहती कि तुमने मेरे ऊपर ये क्यों दोहराया है ना। मुझे शेर उसका जो बोला हुआ बुरा तो नहीं लगा, लेकिन ये तुमने मुझसे क्यों कहा, इस बात से वो चिढ़ जाती। जब वे चाय पी करके चले गए तो मैं अपने कमरे में जा करके आईने के सामने, आईना जानते हो, शीशा के सामने जा करके खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारा, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी, और देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं। और फिर उसको खुद के अपने ऊपर हंसी आने लग गई। हा 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 हा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। आप भी करते होंगे ना, शीशे के सामने कभी बार बार खुद को देखते होंगे, है ना। कभी चश्मा लगा के, कभी टोपी लगा के। ऐसे ही लेखिका भी खुद को देखा करती थी। तब की बात है, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। आप भी देखते होंगे ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर चश्मा लगाते हैं, अगर वो एक बार चश्मे को हटा लें तो ऐसा लगता है जैसे उनका चेहरा कुछ खाली खाली सा लग रहा है। हाँ, याद आ गया वे टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दोनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर रखी हैं। अब दुपट्टे का ओढ़ना और वो पहले तरह हिमाचली टोपी पहनना अब इतना मुमकिन नहीं हो पाता है। यानी अब लेखिका बड़ी हो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये पहला पार्ट, सॉरी दूसरा पार्ट खत्म हो चुका है। अगर इसमें किसी शब्द का अर्थ समझने में आपको कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा चाहो तो आप वैसे मुझे व्हाट्सएप पे जो अपनी क्लास का ग्रुप बना हुआ है वहाँ भी पूछ सकते हैं। और अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए, पाठ से मालूम करके लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका स्वयं को उम्रदराज का मतलब होता है बड़ी हुई उम्र होती है ना, जो हमारे अपने घरों में देखते हैं दादी नानी वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह की उम्र को वो मानने लगे। उनके पहनावे में रंगों की पसंद में भी बदलाव हुए हैं, क्योंकि वो पहले फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पहनती थी, परंतु आज वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते डालती हैं। उन्हें पहले रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, परंतु आज हल्के रंग ही पहनती हैं। अब उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके खाने में भी बदलाव हुआ है कि पहले तो बच्चे कुछ भी खा लेते थे, जो भी अच्छा लगा बाहर मार्केट में मिला, चटपटा मीठा खट्टा जैसा भी। लेकिन आजकल अपनी उम्र में जैसे जो आसानी से पच जाए ऐसा खाना वो खाती हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या करती थी? तो लेखिका इतवार की सुबह पहले अपने मोजों, स्टॉकिंग को धोने और अपने जूतों की पॉलिश करने का काम करती थी। प्रश्न नंबर 3, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती हैं? तो इसका उत्तर होगा, लेखिका के अनुसार
आज और कल के समय में जो दूरी है वो इस प्रकार है। उस समय मनोरंजन का साधन ग्रामोफोन होता था, है ना। ग्रामोफोन देखो, एक आपने देखा हो कई फिल्मों में इस तरह का गानों में एक बाजा सा होता था यूँ, है ना। और उसके नीचे गोल राउंड का एक मशीन सी होती जिस पर गाने की बड़ी सी सीडी होती थी, उसको रख देते थे और इसमें एक तार से बना रहता, वो टिका रहता तो अपने आप इसमें गाने बजते रहते थे, है ना। और आज तो उनका स्थान रेडियो और टेलीविजन ने ले लिया है। पहले बच्चे कुल्फी खाना पसंद करते थे, और आजकल आइसक्रीम खाते हैं, है ना। उस समय में केवल कचौड़ी समोसे होते थे, आज उनकी जगह बच्चे पैटीज खाना पसंद करते हैं। कचौड़ी समोसे तो कहते आज भी मिलते हैं, है ना। और शहतूत फाल से और खसखस के शरबत का स्थान आजकल पेप्सी और कोक ने ले लिया है ना। तो ये सब दूरियां जो पुराने समय में और नए समय में हुई हैं, वो सब लेखिका ने बताई हैं। प्रश्न नंबर 4, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। क्यों? क्योंकि उनको लेखिका को चश्मा लगाने की आदत नहीं थी, और पहली बार जब उन्होंने चश्मा लगाया तो वो देखने में कैसी लग रही थी, कुछ अजीब सी लग रही थी। इसलिए चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उनको छेड़ा था। प्रश्न नंबर 5, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर के खाती थी, उनमें से कुछ प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो हमने पढ़ा था ना पाठ में कि चॉकलेट खाना पसंद करती थी। इसके अलावा फलों की बात अगर आ रही है ना, तो लेखिका काफल, रस भरी, कसमल और चेस्टनट इन फलों को बहुत पसंद उस थे लेखिका को, तो इनको वो मजे ले लेके खाती थी। साथ ही वो चना जोर गरम खाती थी, हमने पढ़ा था चना जोर गरम बनवा के खाती थी वो। तो ये हमने पाठ में पढ़ने के बाद इसके प्रश्न उत्तर भी किए हैं। आप अपनी नोटबुक में आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और अपने सब्जेक्ट टीचर को जरूर दिखाने हैं। अब इस पाठ को समझने में अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी हुई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नीचे लाल सा बटन आ रहा है ना सब्सक्राइब का, उस पर आप टिक करोगे तो वो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बाद आपको इस वीडियो अगली क्लास के वीडियो आपको मोबाइल पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी इन वीडियोज़ के बारे में ज़रूर बताएं कि हमारे सर के द्वारा इस तरह की हिंदी की क्लास के वीडियो बनाए जाते हैं, है ना, तो वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो में हम तीसरा पार्ट लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।